हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में यदि कोई आपका आर्क के शेप में हो उसके कारण उसके सेंटर पे जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ लास्ट के क्लास में कि लास्ट के क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ था। लास्ट के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसा कोई यदि हमारे पास कोई ऐसा आर्क हो, या इतना डिटेल में नहीं, मैं ऐसे ही कोई सिंपल सा आर्क ऐसे बना लूँ। ये आर्क है और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज जो है दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यदि ऐसा कंडीशन है वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क, जहाँ पे इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर। इसका हम लोग ने रिजल्ट भी निकाला था और मान लिया कि ये टोटल एंगल जो है ये आपका थीटा यहाँ पे बना रहा है। सबसे पहला हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ और पॉइंट ऑफ सिमेट्री मिलाते हैं। देखते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ सिमेट्री का मतलब इस आर्क का सेंट्रल पॉइंट, और इस पॉइंट को हम सेंटर से मिलाते हैं और इसी लाइन के लॉन्ग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 2k और लेमडा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2 ना, ये थीटा का हाफ एंगल। और लेमडा क्या है? इस पे हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद इसी को हमने फिर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में भी दिखलाया था कि ऐसा कोई हो, यहाँ पे ये आर्क जो है वो थीटा एंगल आपको जो है वो बना रहा हो। इसकी वजह से इस पॉइंट पे आपका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उसका x कंपोनेंट, उसका y कंपोनेंट है ना। दिस इज़ नेगेटिव x। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और ये नेगेटिव y नेगेटिव x, मतलब E के दो कंपोनेंट होंगे, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। वहाँ पे हमने E के वेक्टर फॉर्म को लिखा था, वो लिखा था k लेमडा बाई आर इन ब्रैकेट साइन थीटा I hat plus 1 minus cos theta j hat. This is what is the formula. और इसमें ऑब्वियसली यहाँ पे एक माइनस साइन भी रहेगा, बिकॉज I hat is नेगेटिव डायरेक्शन एंड दिस इज नेगेटिव y डायरेक्शन। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। अभी हम लोग इस पे एक आध दो प्रॉब्लम करेंगे। पहला प्रॉब्लम जो है वो मैं रीड करने जा रहा हूँ। आज का जो है हमारा पहला प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिएगा। अ थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। थिन हाफ रिंग में आपको रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, is uniformly charged with a total charge q is equal to, total charge भी दिया हुआ है, q is equal to 0.7 nano coulomb. Find the magnitude of electric field strength at the curvature center of this half ring. मैं फिर से एक बार रीड कर लेता हूँ। A thin half ring of radius r is equal to 20 centimeter is uniformly charged with a total charge q is equal to this. Find the magnitude of the electric field strength at the curvature center of this half ring. बड़ा ही सिंपल सा सवाल है और डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है फार्मूला का। एक हमारे पास हाफ रिंग है इस टाइप का, और दिस इज अ पॉइंट ऑफ सिमेट्री। लेट्स अज्यूम दैट दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हम लोग यूज़ किए थे फार्मूला में लेमडा का, और लेमडा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेकिन इस सवाल में क्या दिया है? यू हैव गिवन द टोटल चार्ज, है ना। इस पे टोटल चार्ज आपको दिया, आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं दिया है। क्या दिया हुआ है? क्यू दिया हुआ है, और इसका रेडियस दिया हुआ है। आप बतला सकते हो कि जो टोटल चार्ज है ये कितने लेंथ पे है? इस वाले आर्क पे है। इसका लेंथ क्या लिखेंगे हम लोग? पूरे सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई आर, आधे का हो जाएगा
पाई आर। सो हम लोग लेमडा कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे कि देखो भैया जो क्यू चार्ज है वो पाई आर लेंथ पे क्यू चार्ज है। सो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा हमारा, क्यू बाई पाई आर। ये हो गया हमारा लेमडा का वैल्यू। अब इसमें जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये पूरा आर्क जो है वो कितना एंगल बना रहा है, सो दिस एंगल इज 180 डिग्री। सो डायरेक्ट यदि हम इस फार्मूला को यूज़ करें, इस वाले फार्मूला को, सो ई का वैल्यू क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे। सो लिखेंगे ई इज इक्वल टू 2k लेमडा बाय आर साइन, और थीटा क्या हो गया हमारा, ये जो थीटा यहाँ पे हमने यूज़ किया था, सो यहाँ पे थीटा कितना है हमारा 180। सो 180 बाई 2 इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। सो दिस इज 90 डिग्री। अब सारा वैल्यू रख लो। सो 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू लेमडा, सो लेमडा इज इक्वल टू क्यू। सो क्यू इज 0.7, नैनो का मतलब 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई पाई आर। सो पाई का मतलब 3.14, और पाई आर यहाँ भी है और यहाँ भी आपका आर है, मतलब पाई आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, मीन्स 20 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, और साइन 90 इज 1। सो दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि आप इसको कैलकुलेट करते हैं, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 100 वोल्ट पर मीटर, 100 volt per meter. This is what is the answer of this problem. Clear? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो अगला प्रॉब्लम देखेंगे। अगले प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। सो अगला प्रॉब्लम मैं रीड करता हूँ, पहले उसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ। So this is again half circle, semicircle, and we have this is negative, so this is q minus q, or this is positive, and this is plus q, and obviously the radius is going to be चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at center of semicircular ring shown in the figure। सो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको निकालना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे। सो चलो हम लोग इसको थोड़ा सिंपल वे में बनाते हैं। सो ये वाला पार्ट देखते हैं। सो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, सो इसका जो हमारा पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा और इसका सेंटर होगा। सो दिस इज, लेट्स कॉल दिस एज E1, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, सो अवे फ्रॉम द चार्ज। सो दिस इज E1 एंड दिस एंगल इज ऑब्वियसली 45 डिग्री। क्लियर। सो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस वाले पार्ट के कारण। इसका मैग्नीट्यूड हम आसानी से लिख सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है हमारा, ये निगेटिव चार्ज है। यदि पॉजिटिव रहता तो इस डायरेक्शन में होता, क्योंकि ये निगेटिव है। सो दिस इज पॉइंट ऑफ सिमेट्री। So this is what is the direction of electric field which is going to pass through the point of symmetry. So E1 और E2 दोनों का वैल्यू सेम होगा because Q is same in this case
इस सवाल को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट किया जा सकता था यदि इस चार्ज का वैल्यू हम अलग अलग दे देते, लेकिन ये सवाल थोड़ा सिंपल वे में बनाया गया है कि दो आपके टाइप के चार्ज हैं, प्लस भी है और माइनस भी है। सो इसके कारण इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो हम E1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ E1, जो अभी फार्मूला लिखा था। सो E1 इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r और साइन थीटा बाय 2. So what is theta by 2? So how much angle this part is going to make? So this angle is 90 degree. So 90 by 2 is 45 degree. Or sine 45 is 1 by root 2 or root 2 cancel. So we can write root 2 k lambda by r. So this is what is the value of E1. And obviously this angle is also 45. This angle is also 45. E2 का भी वैल्यू यही होगा एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू E2. सो दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, सेम होगा, E1 और E2 का, क्योंकि इसमें भी वही लिखेंगे। अब लेम्डा का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना होगा। सो लेम्डा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लेंथ आपको पता है। सो ये लेंथ कितना है, क्वार्टर लेंथ ऑफ अ सर्कल। सो टोटल सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई r, उसका क्वार्टर मीन्स 2 पाई r बाई 4 मीन्स पाई r बाई 2। सो ये लेंथ हो गया हमारा, पाई r बाई 2 पे चार्ज है क्यों। तो चलो बकरी बेच के निकालते हैं। कैसे निकालेंगे लेम्डा, हमने पहले भी सीखा है कि चूंकि और सिंस पाई r बाई 2 लेंथ पे चार्ज है q, हेंस यूनिट लेंथ पे चार्ज हो जाएगा q अपॉन पाई r बाई 2 and this is going to be 2q by pi r and this is what is our lambda. So lambda भी निकल गया, क्लियर। और E1 और E2 का वैल्यू पता है। सो नेट E क्या होगा, यहाँ पे नेट E क्या होगा। सो हम इस E1 और E2 को हम I हैट और J हैट के टर्म में लिख लेते हैं। सो ये मेरा हो गया x एक्सिस, तो दिस इज I हैट एंड दिस इज y एक्सिस, तो दिस इज J हैट। अब E1 को तोड़ते हैं और E1 को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। सो E1 को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सो हम लोग लिखेंगे कि वेक्टर E1 इज इक्वल टू, सो E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और डायरेक्शन क्या होगा इसका, x का माइनस I हैट, सो दिस इज माइनस I हैट, और इसका दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा तो माइनस J हैट, सो प्लस E1 साइन थीटा माइनस J हैट। सिमिलरली यदि हम E2 को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस E2 को लिखें, सो दिस इज थीटा, सो E2 cos थीटा इन द नेगेटिव x डायरेक्शन। सो लिखेंगे E2 cos थीटा इन माइनस I हैट डायरेक्शन, और प्लस देखो E2 साइन थीटा इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन, E2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा J हैट। सो नेट E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2, देखो दोनों को जोड़ेंगे। सो चूँकि E1 और E2 बराबर हैं, साइन थीटा माइनस J प्लस J, सो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आई, सो ये आपका दोनों ऐड हो जाएगा। E1 इज इक्वल टू E2, सो मैं लिखूँगा 2E1 cos थीटा माइनस I हैट, क्लियर। अब E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 2 k लेम्डा बाई r। सो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, और 2 रूट 2 k लेम्डा बाई r, और cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो cos थीटा मतलब 45, और cos 45 इज 1 बाई रूट 2 माइनस I हैट। So this root 2 and this root 2 is going to be cancel out. अब लेम्डा का वैल्यू भी रख लेंगे। सो लेम्डा का वैल्यू है 2q बाई पाई r। सो लेम्डा का वैल्यू रखेंगे 2q, सो 2 2 ज़ा 4 kq बाई पाई r। चलो पहले लिखते हैं इसको, 2k लेम्डा, 2k नॉट लेम्डा,
2k/r और लेमडा का वैल्यू यहाँ पे है 2q/πr 2q/πr और ये हो गया -i hat। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, देखो तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 4kq/πr² minus I hat। So this is what is the electric field। क्लियर है? सो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका सवाल है। यदि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन सब सवालों में कोई दम नहीं होता है। उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना आपको भली भांति आता है, अच्छे से आप लोग सीख चुके हो कि किसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में उसको कैसे रिजॉल्व करके लिख सकते हैं किसी भी क्वांटिटी को। बस उसी का इम्प्लीकेशन था कि यदि आपको मैग्नीट्यूड पता है तो आप उसको रिजॉल्व कर लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इन टर्म्स ऑफ आई हैट एंड जे हैट, और उसके बाद आसानी से आप उसका सम ले सकते हो, रिजल्टेंट निकाल सकते हो। अभी जो हमारा टॉपिक है जो भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया है? सो हमने एक आर्क के कारण देखा है ना, उसके बाद हमने जो दो प्रॉब्लम लिए इसमें हमने क्या देखा? सेमी सर्कुलर रिंग। अब अगला जो हमारा आ सकता है वो हो सकता है सर्कुलर रिंग, एक कंप्लीट सर्कल के कारण, है ना। सो अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charged circular ring। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। अब इसमें अलग अलग केस, दो केस में हम लोग देखेंगे। एक केस में देखेंगे जिसमें आपका जो चार्ज रिंग है उसके सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और दूसरा फिर क्या देखेंगे कि आपका जो सर्कल जो रिंग है उसके एक्सियल वे में यदि हम मूव करते हैं तो उसके एक्सियल पे और एक्सियल पॉइंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इसमें दो केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इसमें लिखेंगे पहला केस 1। केस 1 में क्या लिखेंगे? एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग। मान लिया कि ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसका सेंटर है यहाँ पे, और इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना। नॉन यूनिफॉर्म के बारे में ही बात करेंगे बट नॉट राइट नाउ। राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। इसके सेंटर पे हमको निकालना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सो थोड़ा सा इसमें हम लोग अपना सिमेट्री का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो इस सेंटर से कोई सा भी एक एलिमेंट लेते हैं। मान लिया एक एलिमेंट लिया ये वाला, और इसको हमने सेंटर पे मिला दिया, ये जो लेंथ है, और इसी को यदि मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये एक एलिमेंट मिल जाएगा। सो क्या ये और ये सिमेट्रिकल है? इसके सिमेट्री में ये है। अब इस चार्ज के कारण और इस एलिमेंट के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? सो इस डायरेक्शन में होगा। इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इसके अपोजिट, इस डायरेक्शन में होगा। अब चूंकि इसका लेंथ दोनों का सेम है, डिस्टेंस सेम है, एंगल सेम है, सब कुछ सेम है, सो इस DE का वैल्यू
इस डी ई के वैल्यू के बराबर होगा, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और देखा जाए सो इस पूरे रिंग में आप कहीं भी कोई एलिमेंट लोगे सो उसके अपोजिट में एक सिमेट्रिक आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा। सो हर एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से सेंटर पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू टेल दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज्ड रिंग एट द सेंटर इज गोइंग टू बी 0, और रीज़न क्या होगा, ड्यू टू सिमेट्री, है ना। सो ये था हमारा पहला केस। ये हम लोग दूसरे केस के बारे में बात करेंगे। सो दूसरे केस में हमने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सियल पॉइंट पे, मतलब ये इसका एक्सिस है और इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे, और इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो हम लोग दूसरा केस डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। सो केस 1 क्या था, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग, सो दूसरा केस लिखेंगे हम लोग, केस 2। सो लिखेंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, लिखेंगे ऑन द एक्सियल पॉइंट, ऑन द एक्सियल पॉइंट, है ना। सो सर्कल आपको दिया हुआ है, सर्कुलर रिंग दिया हुआ है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। So this is going to be uniformly charged, and let's assume that the charge per unit length, linear charge density is lambda, and given that the radius of this ring is r, and we are interested to find out the electric field at this point P, which is at a distance x from the center of the ring in the perpendicular direction, in this way. So क्या करेंगे हम लोग, so what we are going to do, so इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना। हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है कि कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम के कारण यदि आपको कैलकुलेट करना हो, सबसे पहला होता है हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना, या जो भी आपका है चार्ज डेंसिटी निकालना, जैसा भी सिस्टम हो। तो चूँकि यहाँ पे हमको ऑलरेडी दिया हुआ है लेमडा, जैसे बाकी सब सवालों में हम लोगों ने लेमडा निकाला था। तो चूँकि यहाँ पे लेमडा दिया हुआ है तो हमारा वो स्टेप आपका चला जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा स्टेप होता है कि हमें फिर एक एलिमेंट लेना होता है। सो एक एलिमेंट ले लेंगे, हमने यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया और इसका लेंथ ले लिया सपोज DL। अगला स्टेप क्या होता है, वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन दिस एलिमेंट। सो लेट्स कॉल द चार्ज ऑन दिस एलिमेंट इज DQ, छोटा एलिमेंट है तो छोटा चार्ज, और DQ इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे लेमडा इंटू DL, लिख लिए, है ना। सो चार्ज इस एलिमेंट पे निकल गया। अगला क्या होता है, उस एलिमेंटल चार्ज के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सो चलिए ये भी काम करते हैं। सो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, so let's assume that this angle is theta, so this angle is theta and this is, let's call DE। so DE का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब DE का वैल्यू क्या हो जाएगा, सोचो सोचो। तो हम लोग क्या लगाएंगे, अपना कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, KQ बाई R स्क्वायर। अब ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, so this is x and this is going to be R, so this length is going to be x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना। तो यदि हम वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, K
इंटू इस चार्ज का वैल्यू डी क्यू, सो के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द लेंथ, सो इस लेंथ का स्क्वायर, इस लेंथ का स्क्वायर, तो जिसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब चलो डी क्यू का वैल्यू रख लेते हैं। सो डी क्यू इज लेमडा डी एल, सो के लेमडा डी एल बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो दिस इज डी है। अब इस डी को देखें, सो इस डी का दो वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। इसका एक इधर में कंपोनेंट लेंगे, सो लेट से डी ई एक्स, और एक इधर में लेंगे, लेट्स कॉल डी ई वाई, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे अब हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे और अपने कैलकुलेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सब यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको क्या दिखलाई देगा कि यदि एक एलिमेंट यहाँ पे है, सो इसका सिमेट्रिकल एलिमेंट यहाँ पे भी है। यदि मैं इस पॉइंट को दिख लूँ, सो इसका सिमेट्री है, और इसके कारण यदि मैं ड्रॉ करूँ, सो इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, है ना। और सेम लेंथ में ले लेता हूँ, सो इस डी का वैल्यू भी सेम होगा क्योंकि ये लेंथ सेम होगा, है ना। चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो ई का वैल्यू भी हमारा सेम। और इसका यदि हम कंपोनेंट ले तो एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। सो इसका एक्स एक्सिस और इसका एक्स एक्सिस दोनों एडअप हो जाएगा, लेकिन इसका वाई एक्सिस और इसका वाई एक्सिस दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। सो यदि हम पूरे एलिमेंट का ऐसा कैलकुलेट करेंगे, सो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इस वाले प्लेन में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सारा क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और नेट हमारे पास क्या बचेगा, सबका ये वाला कंपोनेंट, है ना। सो यदि हमको बोला जाए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालो इस पूरे रिंग के कारण, सो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या स्टेटमेंट लिखूंगा कि देखो भैया, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी ई एक्स, और इंटीग्रल ऑफ डी ई एक्स, और डी ई एक्स को क्या लिखेंगे, डी ई कॉस थीटा। तो दिस इज गोइंग टू बी डी ई कॉस थीटा। क्लियर। अब वैल्यूज को लिखें, सो डी का वैल्यू है के इंटू लेमडा इंटू डी एल बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है जिसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। के कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, कॉस थीटा। क्या ये थीटा कभी चेंज करेगा? आप जब भी किसी भी एलिमेंट पे आप मूव करोगे, सो दिस थीटा इज गोइंग टू रिमेन सेम, सो थीटा इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, इट मीन्स दिस थीटा रिमेन्स कांस्टेंट। So this cos of theta is constant. X is not going to change. R is not going to change. Means everything is going to be constant except dl. So dl हमारा अलग अलग लोकेशन पे है, so dl is going to change. So यदि हम इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लिखें, so सिंपल वे में कैसे लिखेंगे? सो चलिए लिखते हैं अब। सो E इज इक्वल टू, वैल्यू निकालते हैं। सो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, के लेमडा कॉस थीटा और एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो लिखेंगे के लेमडा बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और देखो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू, सो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस इज एक्स और हाइपोटेनस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ डीएल। यदि ऐसे डीएल 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 पूरे रिंग पे जुड़े, सो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, है ना। सो इसका वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 2 पाई आर, डीएल 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 हमको सम लेना है, सो सम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। सो ये वैल्यू हो जाएगा के लेमडा एक्स, दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर plus r square to the power 3/2 into 2 pi r. So this is what is the value of E.
है ना। यदि मैं इसको टोटल चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहूँ, मान लिया कि टोटल रिंग पे चार्ज आपको दिया है Q, और उस Q के फॉर्म में मैं इस E को लिखना चाहूँ, सो कैसे लिखेंगे? व्हाट इज़ द टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग? सो इस पे जो है आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा दिया हुआ है, और इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। यदि मैं बोलूँ कि टोटल चार्ज हमारा इस पे हो कैपिटल Q, सो कैपिटल Q इज इक्वल टू लिखेंगे, देखो भैया ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू लेमडा ना। सो 2 पाई आर पूरा लेंथ, और चूंकि यूनिट लेंथ पे चार्ज है लेमडा, इसलिए 2 पाई आर लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू लेमडा, और यही मेरा टोटल चार्ज हो गया और रिंग पे। सो 2 पाई आर इंटू लेमडा। इस बात को यदि हम यहाँ पे यूज़ करें, सो 2 पाई आर इंटू लेमडा इज इक्वल टू Q। सो आवर इक्वेशन बिकम्स E इज इक्वल टू K Q X बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यदि आपसे पूछा जाए कि देखो भैया किसी रिंग के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम बोलेंगे E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 3/2। और दूसरी बात पूछी जा सकती है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। सो डायरेक्शन हम बतलाएंगे कि इस रिंग के परपेंडिकुलर मीन्स द एक्सियल डायरेक्शन, यदि पॉजिटिव चार्ज रहा सो अवे फ्रॉम द रिंग, और यदि इस पर निगेटिव चार्ज रहा सो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा है। यदि इस पे पॉजिटिव चार्ज है सो इससे दूर जाएगा, और ये जो डी वाई का कंपोनेंट है ये आपका 0 हो जाएगा, नेट इसका DEX होगा, मतलब अलोंग द एक्सियल लाइन, और अवे होगा और टुवार्ड्स द सेंटर होगा। इट इज़ गोइंग टू डिपेंड ऑन द साइन ऑफ दिस चार्ज। यदि ये पॉजिटिव रहा सो ये अवे फ्रॉम द रिंग, और यदि ये निगेटिव रहा सो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग। सो ये सारी वैल्यूज़ आ गए। क्लियर है? अब इसमें हम लोग अलग अलग जो केसेस हैं वो केसेस यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो इसमें एक अलग अलग केस डिस्कस करेंगे। सो पहला केस 1 डिस्कस करते हैं कि if x is going to be very very large compared to r, यदि x जो है वो r से काफ़ी बड़ा हो जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो तो इसको कैसे लिख सकते हैं? E is equal to K Q X, और इसमें से यदि मैं x निकालूँ तो x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब, और 1 प्लस r स्क्वायर बाई x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, है ना। सो यहाँ से x और ये 2 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे x इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू r, सो x इज वेरी लार्ज, सो r स्क्वायर बाई x स्क्वायर इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, सो 1 प्लस दिस इज गोइंग टू बी 1 टू द पावर 3/2, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1, सो दिस इज गोइंग टू बी E इज इक्वल टू k q बाई x स्क्वायर। ये फॉर्मूला देख के आपको क्या याद आ रहा है? जी, तो और कुछ नहीं है, पॉइंट चार्ज के कारण x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, मीन्स के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है ना। सो यदि ऐसा कंडीशन हो कि ये जो x का वैल्यू है दिस गोइंग टू बी वेरी लार्ज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ दिस रिंग, सो ये जो रिंग है इसका बिहेवियर कैसा होगा? सो इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है? सो ये कैसा बिहेव करेगा? आपका एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। दूसरा हम लोग क्या कंडीशन रख सकते हैं? दूसरा हम लोग बात कर सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यदि x जो है वो r से काफ़ी छोटा हो, कहने का मतलब है कि हम इस पॉइंट के काफ़ी क्लोज में डिस्कस करें। सो दिस x इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ दिस रिंग। सो केस 2 में डिस्कस करते हैं कि दूसरा केस हमारा क्या होगा।
चलो अब इसकी तो ज़रूरत है नहीं, इसको मिटा देते हैं। सो केस 2 देखते हैं। केस 2, if x is very less compared to r, so इस वाले फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं, x is going to be very less compared to r। सो लिखेंगे E इज इक्वल टू, कहाँ पे है, KQX। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से फार्मूला, KQX डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये वाला बात है हमारा। अब चूँकि x काफ़ी स्मॉल है, मैं इसमें से आर स्क्वायर बाहर ले लूँगा, सो हो जाएगा हमारा KQX बाई आर क्यूब और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। और चूँकि मेरा x जो है वो काफ़ी छोटा है, x का स्क्वायर बाई r का स्क्वायर, सो दिस इज वेरी स्मॉल, सो 1 प्लस वेरी स्मॉल इज 1, सो 1 टू द पावर 3/2 इज 1। सो वी कैन राइट दिस इज गोइंग टू बी KQ बाई r क्यूब इंटू x, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लीनियर वेरिएशन, है ना। सो ये हमारा जो E का वैल्यू है, E का वैल्यू तो हमारा लीनियर हो गया, ऐसा कुछ। अब इसमें एक चीज़ हो सकता है कि रिंग के पास यदि मैं कोई, उसके सेंटर के पास यदि मैं कोई इलेक्ट्रॉन रख दूं, है ना, जैसे हमारे पास ये रिंग है और इस रिंग के सेंटर मतलब इस एक्सियल पॉइंट पे, यहाँ पे काफ़ी क्लोज में मैं यदि एक इलेक्ट्रॉन रख लूँ, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा। सो फोर्स ऑन दिस, यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ electron is placed very close to the center of the ring along axial line। सो लिखेंगे फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, सो फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, सो F इज इक्वल टू, सो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस E इंटू E। थोड़ा सा मैं इस डिस्कशन को आगे लेके जा रहा हूँ। सो चलिए देखते हैं, फोर्स को लिखते हैं। सो फोर्स इज इक्वल टू माइनस E इंटू कैपिटल E। कैपिटल E का वैल्यू क्या है, K इंटू Q बाय R क्यूब इंटू X, एंड वी कैन राइट दिस इज माइनस KQE बाय R क्यूब इंटू X, एंड दिस इज फोर्स। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, यदि हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास m मान लेते हैं, सो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सो F इज इक्वल टू m इंटू a, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस अपॉन m। सो लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस KQE बाई m R क्यूब इंटू x। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये एक्सप्रेशन देखो और इसको मिलाने की कोशिश करो, कुछ याद आ रहा है क्या। When acceleration is going to be proportional to x, proportional to in fact negative of x, so this type of particle is going to execute which motion, simple harmonic motion। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उस रिंग के सेंटर के पास, वो क्या करेगा, वो ऑसिलेट करेगा, और कैसा ऑसिलेशन होगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन।
और सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, केस क्या होना चाहिए, x इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द रिंग। सो हमारा एक्सेलरेशन निकल गया। अब इस वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। सो इन दिस केस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू KQE बाई MR⁻, है ना। सो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। सो टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। सो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सो T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। देखो ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लें, सो ये हो जाएगा 1 बाई ओमेगा, इसका उल्टा कर देंगे। सो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो भैया कुछ नहीं है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ MR³ डिवाइडेड बाई KQE। थोड़ा सा इसको 4 पाई एप्सिलॉन के टर्म में लिख लें, तो यहाँ से एक आर बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, बुक वगैरह में कुछ इसी टाइप से लिखता है। K का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MR डिवाइडेड बाई Q इंटू E, एंड दिस इज गोइंग टू बी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, है ना। सो इलेक्ट्रॉन जो हमारा सेंटर के आसपास में जो ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई R और स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MR बाई QE। दिस व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट और near the center of the ring along the axial direction. This is very important, है ना। दूसरी डायरेक्शन की बात नहीं करें, किस में बात करेंगे हम लोग, एक्सियल डायरेक्शन में, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा है, एक्सियल पॉइंट पे एक्सप्रेशन लिखा था, और वहाँ पे हमने कंडीशन लगाया था कि दिस x इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द रिंग। यदि रिंग के रेडियस के रिस्पेक्ट में x काफ़ी छोटा हो, मतलब उस सेंटर के काफ़ी क्लोज में है, सो उस केस में यदि वहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, सो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करेगा, वहाँ पे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, वहाँ पे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। इस पर और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए जाते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि इस पे अच्छे सवाल कैसे फॉर्म किए जाते हैं। जब हम लोग पोटेंशियल डिस्कस कर लेंगे, तो उस केस में देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के और इंटरेस्टिंग सवाल कैसे बनाए जाते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाल लिया है। बहुत सारे केसेस में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट एफ इज डिफाइंड एज 1/T, और T का वैल्यू यहाँ पे हमको पता है, सो क्या लिखेंगे, 1/2 पाई R स्क्वायर रूट ऑफ QE डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MR, and this is what is the frequency. So काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं यहाँ पे निकल के आए हैं, है ना। अब एक और कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे हो सकता है कि हमने क्या देखा, इस E का वैल्यू दो कंडीशन में देखा कि यदि हम सेंटर के पास हैं तो उसका वेरिएशन लीनियर है, और सेंटर से काफ़ी दूर चले जाते हैं सो उसका पॉइंट चार्ज की तरह आपका जो है बिहेवियर शो करता है। सो यदि हम बात करें, सो दो केसेस आ रहा है। सो लीनियर का यदि हम ग्राफ खींचें, सो बोलेंगे कि सेंटर के पास कुछ इस टाइप से वेरिएशन है, और यदि हम सेंटर से काफ़ी दूर चले गए हैं सो कुछ इस टाइप से है, मतलब हमारा एक्सपोनेंशियल बोल रहा हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो बिहेवियर है वो ऐसा ग्राफ आएगा। और इन दोनों को क्लब किया जाए, मैं एक रफ एस्टिमेट तैयार कर रहा हूँ, सो रफ एस्टिमेट तैयार करूँ, दोनों को क्लब करूँ, सो ऐसे जाएगा और किसी पॉइंट के बाद ये ऐसा मूव करेगा। सो कुछ इस टाइप का इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होना चाहिए, है ना। सो कहने का मतलब है इसका कुछ ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा, एंड दिस इज Emax at some distance, let's say R0. This is not R0, we are talking about X, so this is X0. हाँ, so कोई ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू होगा X0 जहाँ पे E का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जहाँ से वो अपना बिहेवियर चेंज करता होगा लीनियर से आपका ऐसा। So now we are going to discuss about the maximum value of electric field. कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होगा।
और कहाँ पे होगा लोकेशन। सो अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा एंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। सो आपको पता होगा मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का हेल्प लेते हैं। मैथमेटिक्स में आपका एक चैप्टर है कैलकुलस में विच इज़ नोन एज मैक्सिमा मिनिमा, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मैक्सिमा मिनिमा में हम लोग क्या करते हैं, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसके क्रिटिकल वैल्यूज़ को निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालते हैं और उस क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग डबल डिफ्रेंशिएट करके चेक करते हैं कि कौन से पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, है ना। सबसे पहले हम अपने फंक्शन को लिखते हैं, मतलब ई का, क्योंकि हमको ई में इंटरेस्टेड है। सो ई का हमने वैल्यू क्या लिखा है, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। और हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकेशन हम लोग फाइंड आउट करें, मतलब वो x का वैल्यू, मतलब दिस फंक्शन इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x एंड दिस e is going to change with respect to x. So we are going to differentiate this function with respect to x. So क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन इसको कौन सा फॉर्म में लिखेंगे, के क्यू तो हमारा कांस्टेंट है, के क्यू हमारा कांस्टेंट है। सो दिस इज u एंड दिस इज v। सो u बाई v के फॉर्म में इसको लिख लेंगे। सो डी बाई डी एक्स, सो के क्यू में बाहर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं u बाई v का लगाता हूँ। सो v एज इट इज़ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। u का डिफ्रेंशिएशन इज 1 माइनस u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन। सो v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा n x n minus 1, so 3/2 minus 1 is 1/2 into इसका डिफ्रेंशिएशन, तो r का डिफ्रेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x and divided by the whole square this, so this is square square cancel, so this is r square plus x square power 3 and this is going to be 0, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए डी बाई डी एक्स मतलब स्लोप जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। सब हम लोग यहाँ से लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस यहाँ से देखो, सो दिस 2 कैंसिल, सो 3x स्क्वायर और दिस इज गोइंग टू बी x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यदि हम कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। सो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको लिखेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। सो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो दिस इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई √2। So this is what is, and we call this point as x0। so ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, सो वैसा पॉइंट है x0 जहाँ पे हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगा। यदि मैं इसको डायग्राम में देखना चाहूँ तो डायग्राम में कैसे देख सकते हैं इसको, ये प्लस और माइनस का मतलब क्या हुआ, बस इस बात को हम लोग देखेंगे। मान लो ये हमारे पास एक रिंग है
है ना. So this is the point which is plus x naught, and there is opposite side, this is minus x naught. मतलब ये भी हमारा r by root 2 and this is minus r by root 2, because if we take this as positive x-axis, so this is going to be my negative x-axis, means x naught is going to be positive r by root 2 and this is negative r by root 2. So these are the 2 points where the electric field is going to be maximum. Clear? So हम लोग क्या करेंगे, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है. सो चलो निकालते हैं. सो E मैक्सिमम इज इक्वल टू, सो E का वैल्यू ये है, x की जगह क्या रखना है, r बाई रूट 2. तो लिखेंगे k q r बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सो x का स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2. So this is r square by 2 to the power 3 by 2, है ना. So इसको और सॉल्व करें. So k q r बाई रूट 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3r स्क्वायर बाई 2. So 3r स्क्वायर टू द पावर 3r स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 3 बाई 2. इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग. सो r स्क्वायर को यदि हम बाहर निकालें तो ये हो जाएगा r क्यूब, और 3 बाई 2 को निकालेंगे. सो 3 बाई 2 का मतलब हो गया 3 रूट 3 और ये हो जाएगा 2 रूट 2. सो k क्यू r बाई रूट 2 और लिखेंगे 3 रूट 3 r स्क्वायर और ऊपर में आ जाएगा 2 रूट 2. सो दिस रूट 2 कैंसिल, नॉट r स्क्वायर, दिस इज r क्यूब, है ना. सो दिस इज गोइंग टू बी 2k और दिस r इज कैंसिल आउट. सो 2k क्यूब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यू. हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू 2k क्यू बाई 3 रूट 3 r स्क्वायर एंड दिस इज E मैक्सिमम. सो आपका वैल्यू क्या हो गया हमारा 2k क्यू बाई 3 रूट 3 r स्क्वायर. सो दिस इज E मैक्सिमम. यदि मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो इसका ग्राफ काफ़ी सिंपल होगा. ये मेरे को पूरा मिटाना होगा. सो आप ये वैल्यू याद रखिएगा 2k क्यू बाई 3 रूट 3. सो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू यूज़ माई होल बोर्ड. सो दिस इज व्हाट इज x. This is the y, means this is the center of the ring. So how? So ये पॉजिटिव में हो गया और ये जो मैक्सिमम वैल्यू आया है, ये मैक्सिमम वैल्यू आया है x नॉट इज इक्वल टू r बाई रूट 2 पे. और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या था 2k क्यू बाई 3 रूट 3 r square, which is E max, and this is E. अब इस डायरेक्शन में जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा होगा, निगेटिव होगा. सो हम लोग कैसे बनाएंगे, and this is going to be minus r by root 2 minus x naught, and this value is going to be minus 2k q by 3 root 3 r square. Clear? So this is the variation of electric field from the center of
सो कुछ इस टाइप से हमारा वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और रिंग के कारण। क्लियर? सो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस रिंग पे बेस्ड हम लोग कुछ और सवाल करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे इस पे सवाल फॉर्म होते हैं। फिर आगे हम लोग इसी डिस्कशन को आगे की तरफ मूव करेंगे। सो आज के क्लास में इतना ही।